जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट को लुभाने की कोशिश की और यहाँ पर उन्हें फिर से एक और बार बड़ा झटका दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर अब दिल्ली आपसे नहीं संभल रही तो क्या दिल्ली को हम हैंड ओवर कर दें केंद्र सरकार के। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को इस चीज़ का बहुत अच्छे से समझ में आ गया है चीज़ें कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी गवर्नेंस कर रहे हैं और जिस तरह से वो तमाम चीज़ें हो रही हैं उसको देखते हुए हालात बेहद खराब हैं। दिल्ली की सिचुएशन हद से ज़्यादा भयावह होती जा रही है और ये क्या नया नाटक है इनका कि आप 1000 या 2000 या 10,000 बेड जो भी है एक 5 स्टार होटल में दिल्ली के जजेस के लिए देना चाहते हैं। क्यों? आप उनको रिश्वत देना चाहते हैं कि आने वाले समय में वो आपके काम आए? आप उनको रिश्वत देके डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि आपका कोई स्पेशल केयर मैं करूंगा तो आप मेरा भी ख्याल रखिएगा? ये इस तरह की बेवकूफ़ी भरी सोच सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की हो सकती है। और आप मुझे एक चीज़ बताइए, मतलब इस देश का नागरिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज तो है लेकिन एक आम आदमी नहीं है। एक गरीब आदमी जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता इस इलाज को, उसको दिया जाना चाहिए बेड तो ना। एक जजेस हैं, चाहे वो जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनके पास तो ऐसे ही अपने आप पैसे हैं, तमाम तरह की फैसिलिटी हैं, वो मैनेज कर सकते हैं इलाज। उनसे ज्यादा जरूरी है उन लोगों को इलाज देना जिनसे वोट लिया है आपने, जिनको आपने क्या क्या प्रोमिसेस किए थे, जिनको आपने दुनिया का सबसे वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कही थी और आज वो सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं। बेहतर होता कि वो उनके इलाज देते, बेहतर होता उनके लिए बेड्स का अरेंजमेंट करते और बेहतर होता आप उनके लिए ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करते। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की गई है स्पेशल ट्रीटमेंट की। फिर अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके की चीजें क्यों की? देखिए, अरविंद केजरीवाल इस देश में अपने आप में एक तरह का केस स्टडी बनने वाले हैं, ये आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी इनकॉम्पिटेंसी के चर्चे दुनिया भर में होंगे। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठकर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में जो जितना उनका हिस्सा था उतने को बस लाइव कर दिया। मतलब जो बातें उन्होंने कही थी उनको एयर कर दिया, यानी कि अपनी टोपी प्रधानमंत्री के नाम पे शिफ्ट कर दी कि खत्म कहानी, मैं हार गया, मेरे बस की कुछ करना नहीं है, आप हमें ये चीजें दे दीजिए, खत्म कहानी। जनता में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि केंद्र सरकार ऑक्सीजन भेज नहीं रही। ये केजरीवाल का एक ऐड है अब से 4 दिन पहले का एक अखबार में, उन्होंने लिखा है कि हमारे पास ऑक्सीजन लाने के लिए सिलेंडर नहीं है, यानी कि वो जो एक ट्रक का जो व्यवस्था होती है, जो टैंकर होता है, वो टैंकर नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इनके पास टैंकर ही नहीं है तो ये केंद्र सरकार से मांग क्या रहे थे और केजरीवाल लाते कैसे ऑक्सीजन? मतलब पुराने जमाने में तुमने देखा होगा, हमने पिछले लॉकडाउन में रामायण देखी थी, उसमें राक्षस क्या करते थे, अपने मुंह से पूरी तरफ को फूंक मारते थे और आग जला देते थे। तो क्या करते? अरविंद केजरीवाल का मुंह में भर के ऑक्सीजन लाते और जैसे राक्षस छोड़ते थे ऐसे ही छोड़ते और जनता को जिंदा रखते। ये किस तरह का काम है? आपके पास टैंकर्स नहीं है, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और फिर अगले दिन ऐड भी दे रहे हैं। मतलब इनको टैंकर चाहिए अंबानी, अडानी या इस तरह की कंपनीज से, या फिर किसी कॉर्पोरेट घराने से ही टैंकर चाहिए होंगे ना, जो ऑक्सीजन का काम करती हैं कंपनीज। लेकिन वो उनको नहीं कहेंगे, उनको डायरेक्ट फोन नहीं करेंगे, अखबार में ऐड देंगे। आपको लगता है कि कोई भी जो मिलियनेयर है, जो बिजनेसमैन है, उसके पास इतना समय है कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने ऐड दिया होगा, देखता हूं कुछ मांगा होगा? ये पब्लिक को मूर्ख बनाना इनको बंद करना चाहिए। और कहां गया, एक चीज मुझे बताइए, 7,500 करोड़ रुपए का मोहल्ला क्लिनिक का प्रोजेक्ट था। मैं मानता हूं चलो वहां पर एक उच्च स्तरीय चीजें नहीं मिल सकती, लेकिन बेड तो मिल ही सकते हैं ना। इन्होंने कहा था हर जगह पर मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया है। मोहल्ला क्लिनिक में अगर और कुछ भी नहीं दे सकते थे तो 4 बेड डाल के कम से कम लोगों को आइसोलेशन तो मिल ही सकता था ना। कहां है? उसमें कुत्ते सो रहे हैं उस मोहल्ला क्लिनिक में। 7,500 करोड़ का गमन कर गए, 550 से ज्यादा क्लिनिक बनाने की बात की थी, 125 भी बनकर रेडी नहीं हुए हैं। कहां है पिछले 6 साल में? इन्होंने कहा, और झूठ इस स्तर का है इनका कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए क्या क्या करते हैं। अभी ये रोज कहते हैं कि केंद्र को हमें ऑक्सीजन देनी चाहिए थी, नहीं दी, लेकिन पिछले काफी समय से कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में 18,000 ऑक्सीजन बेड बनाए हैं। जब ऑक्सीजन देने का काम केंद्र सरकार का है तो आपने ऑक्सीजन बेड कैसे दे दिए? यानी कि केंद्र सरकार ने दिए वो ऑक्सीजन बेड, और जब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन बेड बना दिए तो अगले दिन न्यूज़पेपर में निकाल के खड़े हो गए कि हमने 18,000 बेड लगा दिए। इस देश और खास तौर पर दिल्ली प्रदेश को, इस जनता को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये वो व्यक्ति है कि जो कुछ करना नहीं है, चीख चिल्ली ज्यादा होनी है, हंगामा ज्यादा करना है और
जब मामला डिलीवर करने का आना है तो बस टोपी ट्रांसफर कर देनी है। अच्छा, मोदी जी की जिम्मेदारी है, मेरे बस की नहीं है। मैंने 18,000 बेड बना दिए थे, ऑक्सीजन मैंने दे दी थी, लेकिन ऑक्सीजन देना मोदी जी का काम है, अब मोदी जी नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूं। पर जब वो बात कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी जब इस देश में एक बात शांति से प्राइवेटली कर नहीं सकते, आने वाले समय में इस देश में खास तौर पर एक राजनीतिक जो संस्कृति होती है उसका क्या होगा उस प्राइवेसी का, जिसके ऊपर तमाम चीजें और डिस्कशंस होती हैं। मुझे लगता है कि ये इस देश को समझना पड़ेगा। और ये प्राइवेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, एक और मॉडल इन्होंने खड़ा कर दिया है। नई चीज मैं आपको आज की बताता हूं। आज दिल्ली में क्या हो रहा है, केजरीवाल जी ने अपने 5-6 लोगों को अलग अलग प्राइवेट लैब्स में भेजा, उनके टेस्ट कराए और केजी नेगेटिव की पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी, पॉजिटिव की नेगेटिव रिपोर्ट दे दी। इस तरह का बहाना करके आज पूरी दिल्ली में प्राइवेट लैब्स में टेस्ट बंद हो गए हैं। यकीन मानिए केसेस 25 और 30 हजार नहीं है, ये 1 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट ही नहीं होने दे रहे हैं। अब प्राइवेट लैब्स में पूरी तरीके से टेस्टिंग बंद है। क्यों टेस्टिंग बंद है? आप मुझे एक चीज बताइए। आपने ऑफिसर्स बना दिया, जितना भी सरकारी आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनमें सरकारी हॉस्पिटल से जो रिकमेंडेशन जाएगी सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। क्यों मिलेगा सिर्फ उन्हीं को एडमिशन? जो सड़कों पर जनता मर रही है उसका क्या है? वो अप्रूव करेगा नहीं करेगा, डॉक्टर कौन चक्कर में पड़ेगा? तमाम तरह की चीजें हैं। और जहां तक बात हाई कोर्ट की है, बिल्कुल सही कह रही है। एक इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति जो 2.5 करोड़ का प्रदेश नहीं चला सकता, उस आदमी को, इन सबको मोदी बनना है, इन सब विपक्षियों को मोदी बनना है। 2013 से पहले मैं अपने देश की जनता से पूछना चाहता हूं, आपने कभी इस देश में नरेंद्र मोदी जी का कोई ऐड, कोई नाम देखा था? नहीं देखा होगा, सिर्फ सोशल मीडिया पर कहीं सुना होगा। 2013 से पहले आप नरेंद्र मोदी को उस तरह से जानते थे जो आज जानते हैं? नहीं जानते होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में रहते हुए उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह लोकल और नेशनल टेलीविजन पर ऐड दे देकर नरेंद्र मोदी नहीं बने हैं। उन्होंने गुजरात का एक मॉडल बनाया, 12-13 साल वहां पर बिताए, उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए और प्रधानमंत्री बने। ये अभी मुख्यमंत्री बने, जुम्मा 4 दिन उनको हुए नहीं हैं, काम इनसे होता नहीं है, मॉडल के नाम पर कुछ कर नहीं पाए हैं। लेकिन करते क्या हैं? हर सुबह आ जाते हैं टीवी पर, दिन में 36 बार टीवी पर रहना है और यूपी से लेकर उत्तराखंड तक हर जगह ऐड देना है, क्योंकि चुनाव लड़ना है और अपना खुद का स्टेट चलता नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि आपको मारुति 800 दी थी चलाने के लिए कि लीजिए आप ये 5 आदमियों की जिम्मेदारी निभाइए। इनसे मारुति 800 चलती नहीं और चाहिए इनको ट्रेन चलाने के लिए। यानी कि प्रदेश 2.5 करोड़ का चलता नहीं, 130 करोड़ देश चलाने की उम्मीद करते हैं। ये फ्लॉप गवर्नेंस का सबसे एपिक मॉडल है जो अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। और झूठ, फरेब, ड्रामेबाजी, ऑक्सीजन, तमाम तरह की चीजों पर फेल। और सिर्फ यही फेल नहीं है, आप पूछ लीजिए बाकी जगहों पर जाकर। महाराष्ट्र का क्या हाल है? महाराष्ट्र में भी 8 प्लांट्स के लिए पैसा मिला था इनको, कहां गया? 1 प्लांट भी नहीं लगा है महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का। पिछले 1 साल से कोरोना है, 1 ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा। और ड्रामे सबसे ज्यादा है इनके। दिल्ली को 201 करोड़ रुपया मिला था पीएम केयर से, 1 प्लांट लगाकर बैठे हुए हैं। आज लोग 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। परवेज साहिब सिंह वर्मा ने कहा है कि मैं 1 करोड़ रुपए एक हॉस्पिटल को देना चाहता हूं, जिससे 200 बेडेड हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन मिल सकती है। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। जैसे कि अभी आपने अरविंद केजरीवाल उनकी फैसिलिटीज के बारे में बताया कि दिल्ली का इस टाइम पे इतना ज्यादा बुरा हाल है, पर उसके बावजूद भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी कई तरीके के सवाल अरविंद केजरीवाल से नहीं पूछे जा रहे हैं। और कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो इस तरीके की झूठी खबरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो उनकी तरफ से भी कुछ गलत ही नैरेटिव बनाया जा रहा है भारत को लेकर। ऐसा क्यों? इंटरनेशनल मीडिया का मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी बता देता हूं। किसी को भी बहुत ज्यादा पैनिक करने की हिंदुस्तान में आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं महामारी है, महामारी में हाल यही होता था, आज से 100 साल पहले भी हुआ है, आज भी यही हुआ है। जो ये इस दुनिया के बॉस है ना, उनका भी जरा थोड़ा सा डेटा देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स में करीब 32 करोड़ जनता है, यानी कि उत्तर प्रदेश से 10 करोड़ ज्यादा। उनके केसेस कितने हैं? उनके 3,28,75,045 केसेस, 3,28,75,000 केसेस यूनाइटेड स्टेट्स में आए थे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन मुल्क है। क्यों नहीं रोक पाए वो? आज उनके जो ये वॉशिंगटन पोस्ट और ये दुनिया भर के ड्रामेबाजी इस देश के लिए कर रहे हैं और तमाम तरह की छवि को बाहर लेकर जा रहे हैं, अपने देश में क्यों नहीं रोक पाई? ये यूनाइटेड स्टेट्स अपने देश में क्यों नहीं रोक पाई? ये तो बहुत बड़े लोग हैं ना, इनके पास पर व्यक्ति, इनकी पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान से 20 गुना ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुस्तान से 20 गुना ज्यादा है, इसके अलावा हेल्थ केयर में हिंदुस्तान से 20 गुना ज्यादा है। फिर अपने लोगों को क्यों नहीं बचा लिया? 5,86,000 लोग मर चुके हैं, 5,86,611 लोग यूनाइटेड स्टेट्स में आज की डेट तक मर चुके हैं। मेरा देश 130 करोड़ का देश है, उनसे 4 गुना बड़ा और क्षेत्रफल में उनसे 11 गुना छोटा।
तो आप कहते हैं कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल मानता हूं कि प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि हां कहीं ना कहीं दिक्कत है, उस तरीके से चीजें शायद नहीं हो रही हैं जिस तरीके से हो सकती थी, या हम बेहतर कर सकते थे। लेकिन हम एक पेंडेमिक में हैं और पेंडेमिक का मतलब पतंग उड़ाना नहीं होता। यहां पर कहीं ना कहीं जितनी भी व्यवस्थाएं आपकी होती हैं वो सब फ्लॉप हो जाती हैं, पूरा कोलैप्स हो जाता है। आप इनको छोड़ दीजिए ना, इटली को ले लीजिए, 6 करोड़ का देश है इटली। 6 करोड़ के देश में 3,97,11,014 केसेस हैं। 3 करोड़ यानी कि 50% पॉपुलेशन आज तक हो चुकी है, और 1,19,539 केसेस में डेथ हो चुकी है उनकी। 1.25 लाख 1.5 लाख केसेस 6 करोड़ की जनता में। यानी कि अगर इटली की जगह हिंदुस्तान को हम लगा दें तो 1 लाख को आप 1 करोड़ समथिंग उनका जो केस रेट है, पूरा आधी जनता हो चुकी है। उनके हिसाब से हमारे देश में अभी तक करीब 60 करोड़ 65 करोड़ केसेस होने चाहिए थे, और कम से कम ना होने में 30 लाख से ज्यादा डेथ होनी चाहिए थी। यह हाल है वेस्टर्न का। तो कृपया करके जब आप इन गोरों के और अंग्रेजों के और इस तरह की चीजों के डेटा में जाते हैं और अपने देश की भांजी मारने में लगे रहते हैं, तो उससे पहले उनका डेटा भी पढ़ लीजिए। बुरा हाल है उनका। उनकी सड़कों पर लाशें थी, उनके वेंटिलेटर्स नहीं थे, उनके लोग घरों में मर रहे थे, उनको कुछ नहीं था, उनके पास खाने को नहीं था। और यह तब है जब उनके पास इतना बेहतरीन सिस्टम है। तो हिंदुस्तान को और अपने देश को कोसने से पहले ये देखें और डेटा देखें, जुमलेबाजी नहीं देखें। वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, बरखा दत्त उनके अखबारों में जाकर क्या लिख रही हैं, शमशान घाट में जाकर, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि डेटा क्या कहता है, हालात क्या है, सिचुएशन क्या है, और ये देश किस कगार पर खड़ा है। मैं बार बार कहता हूं कि हां और चीजें बेहतर हो सकती थी, लेकिन इस तरह की सिचुएशंस ने इस देश का जो हाल खराब किया है वो बहुत जरूरी है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस देश के लोगों के मरने पर, मौत पर कम से कम ये तांडव और ये राक्षसी नाच करना बंद होना चाहिए। जिस तरह से तमाम चीजें हो रही है, आप मुझे एक चीज बताइए, कोरोना वार्ड में एक व्यक्ति लेटा हुआ है, एक उसके बराबर में डेथ कर गया और एक उसके बराबर में डेथ कर गया। एक कोई व्यक्ति जिसने अपनी जान हॉस्पिटल के बाहर दे दी। कोरोना में न्यूज़ पेपर, न्यूज़ चैनल लिखेगा, ये देखिए किस तरह से कोरोना का काल आया। उन तस्वीरों को तुम दिखाओगे, आइसोलेशन सेंटर में जो ये आधा देश पड़ा है, उनकी हिम्मत तो वैसे ही टूट जाएगी। आपको डेथ दिखानी है ना, आपको ईमानदारी करनी है ना, प्रॉपर कीजिए। मीडिया को एक एक डेथ दिखानी है, दिखाइए। मीडिया को सरकार की कमियां दिखानी है, दिखाइए। बट एटलीस्ट उस विजुअल को तो मत दिखाइए जो एक मां अपने बेटे को लेकर बैठी है रिक्शे में, वो नई सुविधा दे पा रही। कल अगर कोई आइसोलेशन सेंटर जाना चाहता होगा और बेड भी होंगे, वो तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी तो जान चली जाएगी वहां पर जाकर। अपनी टीआरपी इस बेसिस पर बनाना बंद कर देना चाहिए। मैं मानता हूं कि एक मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि आप सारी चीजें दिखाएं, लेकिन दिखाने का अपना एक दायरा है। लोगों में डर, भय, माहौल मत फैलाइए। सोशल मीडिया दिखता नहीं है कि आप मीडिया वालों को रोज किस तरह से गरियाता है, सब किस तरह से गाली देते हैं कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, और ये सच्चाई है। मतलब जो टीवी, जो टेलीविजन, जो न्यूज चैनल एक माध्यम होने चाहिए अखबार का, खबर का, वो आज डर का माध्यम हो गए। मतलब उनको खोलो तो डर ही डर है चारों तरफ, और डर ही डर में वो बाकी वेस्टर्न का, यूके का, इसके अलावा यूएस का, इसके अलावा इटली का हाल नहीं दिखाते हैं, उनके केसेस नहीं बताते हैं, उनकी समरी नहीं बताते हैं, उनका एनालिसिस नहीं बताते हैं। हिंदुस्तान बताते हैं। हिंदुस्तान बताइए, लेकिन मेरे देश को जब आप बता रहे हैं तो याद रखिए हम 130 करोड़ के देश हैं, हमारे पास सुविधाएं उतनी नहीं है, हमारी चीज़ों में प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पर केजरीवाल जैसे झूठे और उद्धव ठाकरे जी जैसे व्यक्ति हैं जो शायद काम करने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है और हर सुबह आकर टीवी पर बैठने वाले लोग हैं। आप मुझे बताइए जरा, उत्तर प्रदेश में केजरीवाल का ऐड देने का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश के रीजनल चैनल्स पर हर सुबह दिन में 100 बार उसका ऐड आ रहा है। क्या लॉजिक है इस बात का? क्या उसको वहां पर, वो मुख्यमंत्री है, वो चुनाव है, वो क्या मानते हैं अपने आप को? प्रधानमंत्री मोदी बनना चाहते हैं ना? अरे तुमसे 800 चलती नहीं देश कैसे चलाओगे? तुमसे 800 चलती नहीं ट्रेन कैसे चलाओगे? हवाई जहाज कैसे चलाओगे? पहले जो छोटा सा रिसोर्स आपको इस देश की जनता ने दिया है उसको सही से यूटिलाइज करिए ना। पहले अपने प्रदेश को मॉडल बनाइए, 2.5 करोड़ लोगों की जिंदगी बेहतर कीजिए, उनको कोरोना से बचाइए, उसके बाद करना ऐड दुनिया भर में, कोई नहीं रोकेगा, जनता आपको खुद एक्सेप्ट करेगी। लेकिन आप फोर्स्ड लोगों पर जो है प्रेशर डाल रहे हैं, दिन में 50 बार एड्स करके तमाम तरह की चीजें। अभी उनका ऐड मैं देख रहा था, कितने करोड़ का ऐड किया उन्होंने? मेरा ख्याल 450 करोड़ का है या 150 करोड़ का पिछले 150 करोड़ का पिछले 3 महीने का ऐड का खर्चा है उनका। पूरे देश में किसी भी कंपनी का ब्रांडिंग का खर्चा 150 करोड़ नहीं है। मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे देश में जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, टाटा, रिलायंस, जियो, उन्होंने भी अपने एड्स पर 150 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया है। उनको तो प्रॉफिट है ऐड करने में और उनका प्रोडक्ट बिकता है, तब भी उन्होंने 150 करोड़ रुपया ऐड पर खर्च नहीं किया है।
और आप एक ऐसे व्यक्ति को गुड गवर्नेंस का मॉडल मानते हैं। इससे बेहतरीन, मतलब इससे बेहतरीन प्रोडक्ट तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का पार्ले जी होगा। इतना ऐड उसका कर दे, शायद इससे ज्यादा बिक जाए वो। मैं कहता हूं इतने इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति से लड़ना ही अपने आप में बहुत बुरी चीज है। और दिल्ली की जनता या फिर महाराष्ट्र की या फिर कहीं और की आधे टाइम तो कोरोना से लड़ ही रही है, लेकिन आधे टाइम इन जैसे इनकॉम्पिटेंट लोगों से भी लड़ रही है, जो इस काम को ना कर रहे हैं, ना समर्थन कर रहे हैं, ना साथ दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रोड अटका रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, काश अगर इन्होंने 1 साल में कुछ किया होता तो आज इनकी ये हालात नहीं होते। और काश ये 150 करोड़ रुपया आप लोगों के बीच में लगा होता, अपना चेहरा चमकाने के लिए वो नीली शर्ट पहन के हाथ जोड़ के आप घर में रहिए, घर में रहिए। अरे किसी को मानना है वो अपने माँ बाप बेटे चाचा भतीजे की बात मानेगा या केजरीवाल की बात मानेगा? फालतू में आकर टाइम बर्बाद करते हैं, टीवी भी नहीं देखने देते। बंद कर देना चाहिए और ये ड्रामा बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर चीजें वॉर से भी ज्यादा खतरनाक है। हां, चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। और कृपया करके हमें वेस्टर्न का पाठ पढ़ाना बंद कर दीजिए। जब आप वेस्टर्न का पाठ पढ़ाते हैं तो अपना मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए, अपनी जनता देख लीजिए, अपने लोग देख लीजिए, अपने रिसोर्सेज देख लीजिए, और उसके बाद कितने लोग आपके देशों में चले गए उनको देख लीजिए। आप अगर इतने बेहतरीन होते तो अपने देश की जनता को बचा लेते। लेकिन फिर भी जो देश हिंदुस्तान के साथ आ रहे हैं, चाहे वो 10 लाख के देश हैं और चाहे 10 करोड़ के, जितना भी मदद कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और दुनिया में मिसाल इसी तरीके से बनती है कि जब कोई विपदा पूरी दुनिया पर आए तो सब मिलकर उसका सामना करें। धन्यवाद सर।